चलिए, तो आज हम लोग बिना देर किए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संधि। पिछले दिनों ही मैंने कहा था कि अगली बार जब भी आप सबके बीच में आऊँगा तो एक नए टॉपिक संधि को लेके आऊँगा, क्योंकि यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी कंपटीशन में इसे पूछा जाता है। तो जे टेट, सी टेट, अन्य राज्यों का टेट या अन्य कंपटीशन में भी संधि से सवाल रहना ही रहना है। तो कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाए कि जो भी सवाल पूछे सही आंसर आए। आइए हम लोग कुछ ट्रिकी मेथड से, कुछ इजी वे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि संधि को कैसे समझा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिल जाए तो एक परिवर्तन होता है, एक विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नहीं, जैसे विद्या जोड़ालय विद्यालय, मनः जोड़ रथ मनोरथ, सम जोड़ सार संसार। ये कुछ ऐसे वर्णों का मेल है जिससे कुछ परिवर्तन होता है, कुछ विकार उत्पन्न होता है। तो हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि संधि क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि संधि ठीक से समझने के लिए हमें वर्णों को ठीक से जानना जरूरी है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था वर्ण से संबंधित। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, उसमें कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, इन सारी चीज़ों पर विस्तार से एक वीडियो मैंने बनाया है। आप उसे भी देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। लेकिन वर्णों को जानने के बाद ही हम संधि को समझ पाएंगे। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि किसे कहेंगे? जब किसी स्वर का स्वर के साथ मेल हो। आइए देखते हैं। 2 स्वरों के मेल हो, स्वर और स्वर, जब आपस में मिल जाए तो उससे जो उत्पन्न होता है विकार, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय। हम देखेंगे विद्यालय को यदि हम वर्णों में तोड़ें तो क्या होता है? विद्या आ जोड़ आ इक्वल टू आ बना। क्या क्या मिला? कौन कौन सा वर्ण? आ और दूसरा भी आ है। ये दोनों जब मिला तो आ का उच्चारण हुआ और इस तरह से विद्यालय बना। तो दोनों स्वर हैं, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो 2 स्वरों का जब मेल होता है और उससे जो उत्पन्न विकार होते हैं उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, महेश, महा जोड़ इस। महा जब हम लिखेंगे तो आ आता है अंत में और दीर्घई आ रहा है तो क्या बन रहा है? ए बन गया। ये दोनों ही स्वर वर्ण है और इससे जो परिवर्तन हुआ उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, 5 भेद हैं और इसे समझना बहुत जरूरी है। यही आके अक्सर बच्चे फंसते हैं, यही आके उनसे कंपटीशन में भूल होती है। तो आइए कोई टेक्निक अपनाते हैं कि हम कैसे सभी स्वर को पहचान लें बिना विच्छेद किए। संधि को यदि बिना विच्छेद करें और केवल शब्द को देखकर हमें समझना हो कि यह कौन सा संधि के अंतर्गत आएगा, तो उसका क्या ट्रिक हो सकता है, क्या टेक्निक हो सकता है, उससे ही जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके 5 भेद कौन कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अन संधि और अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ को देखते हैं। कैसे हम जानेंगे कि यह दीर्घ संधि है? ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के साथ जब मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है धर्म जोड़ अर्थ, मिल के बना धर्मार्थ। देव जोड़ अर्चन, मिल के बना देवार्चन। मत जोड़ अनुसार, और दोनों को आपस में मिलाए संधि किए तो बना मतानुसार। ये तो इसके परिभाषा और उदाहरण थे जैसे। लेकिन हम इसे जानेंगे कैसे? हम विच्छेद नहीं करना है या विच्छेद नहीं किया हुआ है, फिर भी हमें जानना है कि यह दीर्घ संधि है तो उसका क्या उच्चारण
क्या तरीका हो सकता है? तो कहता है कि पहचान के लिए सबसे आसान तरीका है, यदि आ हो, ई हो या ऊ हो, इनसे बनने वाले कोई शब्द हो तो आप जान लीजिए कि यह दीर्घ संधि ही है। ये आ, ई और ऊ जो है ये क्या है? दीर्घ स्वर है। आ भी दीर्घ है, दीर्घई भी दीर्घ है और दीर्घऊ भी दीर्घ है। तो दीर्घ स्वर से बनने वाले शब्द दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे देवालय, आप देखेंगे ध्यान से तो इस पर आ लगा हुआ है, नहीं? तो बिना विच्छेद किए हमको समझ में आ गया कि यह दीर्घ संधि है। और क्या? रविंद्र, दीर्घी लगा हुआ है, ओ में दीर्घीकार लगा है, तो इसे स्पष्ट हो रहा है कि यह दीर्घ संधि है। और भानुदय, नु में दीर्घू लगा हुआ है। तो ये तीन शब्द ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना है कि ये तीन शब्द से बनने वाले शब्द को दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। क्या है ये तीन शब्द? आ, दीर्घई, दीर्घऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण, गुण स्वर किसे कहेंगे? ए, ओ, अर वाले शब्द हमेशा दीर्घ नहीं, गुण संधि, गुण स्वर कहलाते हैं। कैसे हम जानेंगे? तो इसके तीन शब्द याद रखना है, ए से बना हो, ओ से बना हो या अर से बना हो कोई शब्द, तो बिना विच्छेद किए हम लोग समझ जाएंगे कि यह गुण संधि है। जैसे नरेंद्र, आप देखेंगे यहां ए लगा हुआ है। परोपकार, ओ लगा हुआ है। महर्षि, अर लगा हुआ है। तो ये तीन शब्दों को ध्यान रखना है, दिमाग में बैठाना है कि ए हो, ओ हो, अर हो, ये तीन शब्दों से बनने वाले, ये तीन वर्णों से बनने वाले शब्द गुण संधि कहलाते हैं। आइए देखते हैं वृद्धि संधि किसे कहेंगे। ए, ओ, ध्यान रखना है, इसमें ए और ओ पढ़े थे और उससे जब आगे बढ़े हम लोग वृद्धि में आ गए तो डबल एकार वाले हो गए। यहां पर कौन सा शब्द होगा? डबल एकार वाले। इसमें डबल एकार का प्रयोग हो रहा है, डबल ओकार का प्रयोग हो रहा है। ये दो शब्द, दो वर्णों से बनने वाले शब्द, जैसे एक एक शब्द देखकर ही समझ में आ रहा है कि डबल एकार है इसमें। दंतोष्ठ, डबल ओकार है, डबल ओकार है ना, ठीक, दंतोष्ठ डबल ओकार है। तो डबल एकार और डबल ओकार वाले शब्द क्या होगा? वृद्धि संधि कहलाएंगे। इसकी यही टेक्निक है, यही समझने तरीका है कि बिना विच्छेद किए हम समझ जाएं। आइए अन संधि को देखते हैं। अन संधि के बारे में ध्यान रखना है कि अन अंतुस्तय से शुरू होता है, तो इसके चार वर्ण अंतुस्तय, र, ल और ओ वाले शब्द हमेशा अन संधि कहलाएंगे। जैसे अद्यपि, अत्याचार, प्रतीक। अद्यपि में क्या है? अ है। अत्याचार में क्या है? आ है, अंतुस्तय। और प्रत्येक में भी आ है। साथ ही ध्यान रखना है, यदि ये इसमें भी थोड़ा सा भ्रम लगे, कंफ्यूजन लगे कि भाई पता नहीं क्या होगा, सही है या नहीं है, तो ध्यान रखना है संयुक्त शब्द। अन में हमेशा संयुक्त शब्द बनते हैं, जैसे अद्यपि संयुक्त है, अत्याचार संयुक्त है और प्रत्येक भी संयुक्त है। तो ये दोनों में से कोई एक टेक्निक आप अपना सकते हैं जिसमें आपको कंफर्म लगे कि हाँ ये सही हम पकड़ लिए, तो उस तरीके से इसे हम पहचान सकते हैं। और या संयुक्त वर्ण हो, संयुक्त वर्णों से बने शब्द हो। आयादी, अंतिम है आयादी। इसको पहचानेंगे कैसे? कहता है कि आय, आय, आओ, आओ, ये चार चीजों को दिमाग में रखना है। इससे बनने वाले शब्द हमेशा आयादी होंगे। जैसे नयन, नयन में क्या है? आय है, नायक में आय है, पावक में आव है और पवन में आव है। तो शब्द क्या हो गया? वर्ड हो गया आय, आय, आव और आव। इससे बनने वाले जो भी शब्द होंगे वह क्या कहलाएंगे? आयादी संधि कहलाएंगे। नयन, पवन, नायक, पावक, ऐसे शब्द जो होंगे वह आयादी के अंतर्गत आएंगे।
आइए व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि क्या होगा पहचान, इसकी परिभाषा क्या है? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो। पहला जो होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो व्यंजन होगा ही, तय है कि व्यंजन होगा। और सेकेंड पार्ट स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और उनसे मिलकर जो उत्पन्न होता है विकार, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, वाक, ध्यान रखना है, वाक में ऐसे लिखा गया वाक को, क के नीचे इस तरह का चिन्ह दिया, इसको हलंत कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें स्वर जो और रहना चाहिए था वह लुप्त है, ठीक है, इसलिए इसे हम व्यंजन कहेंगे। व्यंजन का मेल किसके साथ हो रहा है? तो स्वर के साथ हो रहा है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? क गौ में बदल गया, परिवर्तन हो गया। तो ऐसे जब भी संधि होते हैं तो उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, अच्छ, यहां भी चौ के नीचे हलंत है, इसका मतलब स्वर वर्ण नहीं है इसमें। अंतिम फर्स्ट पार्ट का जो अंतिम वर्ण है वह व्यंजन है, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो रहा है, और ये दोनों मिलकर चौ जौ बन जाता है। ध्यान रखना है कैसे बन जाता है। इसके जो फर्स्ट पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट के जो व्यंजन होंगे उसका तीसरा व्यंजन, जैसे क के तीसरे वर्ण में क्या आता है? क ख गौ, तो गौ बन गया। चौ के तीसरे वर्ण में क्या आता है? चौ, तो ये क्या बन जाएगा? अजंत। सप्तगुण, सप्तगुण ध्यान रखना है, यह भी क्या है? व्यंजन है। तो त का तीसरा वर्ण क्या होता है? द, त का तीसरा वर्ण द होता है, तो यहां सदगुण बन गया। ये तब परिवर्तित होके द बन गया, चौ परिवर्तित होके जौ बन गया, और क परिवर्तित होके गौ बन गया। तो ऐसे वर्णों को, ऐसे संधि को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब आते हैं विसर्ग में। विसर्ग तो बहुत ही आसान है कि फर्स्ट पार्ट में विसर्ग होगा ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण कुछ भी हो सकता है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में तो विसर्ग होगा ही, सेकंड पार्ट में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। यदि स्वर ये विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो और उससे जो विकार उत्पन्न होता हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जुड़ आहार, तो बन गया निराहार। मनः जुड़ हर, मनोहर। निह जोड़ चिंत, निश्चिंत। ध्यान रखना है कि ये जो है विसर्ग है, फर्स्ट पार्ट में विसर्ग आएगा ही। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? ऐसे संधि को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। तो पहचानने के लिए हम इन तरीकों को अपना सकते हैं और आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। व्यंजन संधि कुछ और डिटेल से हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये जो तरीका है, जैसे क गौ में बदल गया, चौ जौ में बदल गया, तो दौ में बदल गया, इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द आएंगे जिसमें बदलाव होती है। तो उसके बारे में हम लोग अगले दिन फिर कभी पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही, इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी तरह का कोई डाउट हो, संशय हो, या कहीं कोई हेजिटेशन हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम लोग कोशिश करेंगे उसे दूर करने का, आपके साथ हम भी प्रयास करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, फिनिश्ड।